नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश के एंट्रेंस एग्ज़ाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ ही सकते हैं और आते ही हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है और इसका हम 6वां पार्ट देख रहे हैं। पिछले 5 पार्ट हम देख चुके हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत का यानी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो वह थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यदि प्रश्न ये आए कि भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो कौन थे, तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। और यदि प्रश्न ये आए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, आप क्या लिखेंगे, विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। और विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन यानी नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त, जो हमारे इतिहास में प्राचीन शासक हैं गुप्त वंश के, तो उनका नाम क्या है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा है भारत का नेपोलियन, तो वह कहा है विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और हम अगला प्रश्न देखते हैं कि मिलन पन्हो क्या है। तो मिलन पन्हो एक पुस्तक है और वह किस धर्म से संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किसने लिखी है, तो वह लिखी है भिक्षु नागसेन ने यह पुस्तक लिखी है। मिलिंद पन्हो ने यह पुस्तक लिखी है, क्योंकि वहाँ पर राजा मिलिंद के अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं और मिलिंद उनके प्रभाव से बौद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गार्गी संहिता है उसमें किस आक्रमण का वर्णन है, तो गार्गी संहिता में यवन के आक्रमण का वर्णन है कि यवनों ने भारत पर कैसे आक्रमण किया। इसके युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख है। बताया जाता है कि यवन आक्रांतता सांकेत पांचाल मथुरा को जीतते हुए कुसुमध्वज यानी पाटलिपुत्र के निकट जा पहुँचे हैं। तो गार्गी संहिता से यवनों के आक्रमण के बारे में वर्णन मिलता है। और यदि प्रश्न ये आ जाए कि हूणों का आक्रमण, जो हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वह किसके टाइम पर किया गया था, तो हूणों ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो वह स्कंदगुप्त के समय पर किया था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हालांकि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर दिया था। और अगला प्रश्न देखते हैं कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था। कनिष्क एक शासक था, तो उसका राजवैद्य कौन था, तो वह थे चरक। और चरक ने एक संहिता लिखी है जिसका नाम क्या है, चरक संहिता। और तो हम अगला प्रश्न देखेंगे कि मेगस्थनीज कब आया। जो मेगस्थनीज है वह सेल्यूकस निकेटर का दरबारी है, तो वह कब आया था, तो मेगस्थनीज
चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था और वह 304 ईस्वी से 299 ईसा पूर्व के बीच के समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित रहा। और इसकी एक मुख्य पुस्तक है जिसका नाम क्या है, इंडिका। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था आदि का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शहजादे ने उपनिषदों को पारसी में अनुवाद करवाया। तो किसने करवाया? तो वह करवाया था दारा शिकोह। ये मुगल साम्राज्य के वो थे सम्राट। तो इन्होंने 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया था और जिसे सिर्र-ए-अकबर नाम दिया गया था। उपनिषदों के अनुवाद को सिर्र-ए-अकबर नाम दिया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था, मतलब लास्ट का मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो वह थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। इनका नाम 1857 की क्रांति में बहुत आता है क्योंकि इनके लिए अंग्रेजों ने रंगून में कैद कर दिया था और इनकी मृत्यु 1862 में हो गई थी और 1857 में इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध से किस शक्ति का उत्थान हुआ, मतलब किस शक्ति का उदय हुआ? जो पानीपत का युद्ध था, तृतीय युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा हुआ कब? 1761 में। तो 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ वह मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो इसमें अंग्रेजों की शक्ति थी वह सामने आ गई, मतलब अंग्रेज शक्तिशाली बन गए इस युद्ध के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का उस समय पर न्यायाधीश कौन था जब गोलकनाथ मुकदमे पर अपना निर्णय आया? तो जो गोलकनाथ का मुकदमा है तो वह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है और इसका मामला कब आया था? जब सुब्बा राव 1972-73 में सुब्बा राव उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उस समय पर गोलकनाथ का मामला आया था। सुब्बा राव ने हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अरे नहीं, सुब्बा राव ही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हिदायतुल्लाह गोलकनाथ ने केशवानंद भारती के मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को कौन बढ़ा सकता है? तो कौन बढ़ा सकता है? तो संसद, यानी पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदन उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं और संसद के पास यह शक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न मूल कर्तव्यों से संबंधित कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की अखंडता की रक्षा करना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो भी माता पिता हैं, संरक्षक हैं, की शिक्षा पूरी करना। तो इसमें से मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है? संविधान का पालन करना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कोई दे रहेगा कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है या फिर मूल कर्तव्य नहीं है। तो आपको उसका सही आंसर लगाना होगा। कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वह हैं 11 और किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो वे 51 का में दिए गए हैं और भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं।
तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फांसीवाद किस में विश्वास करता है? जो फांसीवाद है, जो विचारधारा है, वह किस में विश्वास करती है? फांसीवाद। राज्य, जो राज्य है वह दल से या पार्टी से या व्यक्ति से श्रेष्ठ है। राज्य सबसे श्रेष्ठ है, यानी राज्य सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विचारधारा को सुअरों का दर्शन, सुअरों का दर्शन कहा जाता है? किस विचारधारा को कहा जाता है सुअरों का दर्शन? तो कहा जाता है उपयोगितावादियों को सुअरों का दर्शन विचारधारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वह किसने किया? बेंथम। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बेंथम ने। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 2017 के BA LLB के पेपर में आया है कि न्यास का सिद्धांत किसका है? तो न्यास का जो सिद्धांत है वह किसका है? महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी के संबंध में बहुत ही प्रश्न आते हैं, जैसे कि 2016 में आया था कि कौन धर्म को राजनीति से बराबर समझते हैं, मतलब, तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक है सत्य के साथ मेरे अनुभव, एक्सपीरियंस विथ माय ट्रुथ। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं महात्मा गांधी से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है उसके अनुसार, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अपना कार्य करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देगा। वैसे अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है? तो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रधानमंत्री, यानी कौन प्रधानमंत्री, किस प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई? तो ताशकंद में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? तो वह हुई थी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी 12 जनवरी 1965 को हुई, 1966 को हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जय किसान और जय जवान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जयंती महात्मा गांधी के साथ है, यानी 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है महात्मा गांधी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवादी चिंतकों के अनुसार प्रजातंत्र, उदारवादी प्रजातंत्र विरोधाभास है। तो किसका विरोधाभास है? उदारवाद को लोकतंत्र प्रजातंत्र का समानार्थी मानते हैं तथा उदारवादी प्रजातंत्र में विरोध प्रकट करती है। अगर शासन उच्च वर्गों के हाथ में होगा तो निम्न वर्गों के साथ अन्याय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, वह इससे किसका निर्वाचन होता है और इसके जनक कौन हैं? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सूत्रपात जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया और इनका मत था कि लोकतंत्र मानवीय समानता को स्वयं सिद्ध मान लेता है और राजनीतिक समानता तभी आ सकती है
जब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाए। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कितने प्रकार की होती है? एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति और एक सूची प्रणाली। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये सोशियोलॉजी से संबंधित है, कि वर्तमान में राजनीतिक सहभागिता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? यदि सरकार और जनता के बीच में मेल कराना हो तो इस पर किसका रूल रहता है? मीडिया, संचार, प्रसाधन। मीडिया सरकार और जनता के बीच कड़ी का कार्य करती है और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और चौथा है मीडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो संसद की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए और एक बैठक के बीच 6 माह से, मतलब 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है? तो कब तक रह सकता है? 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है और इस अवस्था के पूर्व वह त्यागपत्र भी दे सकता है, यानी इस्तीफा भी दे सकता है और उसे असमर्थता यानी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने के आधार पर या फिर कदाचार के आधार पर संसद बहुमत द्वारा महाभियोग लगाकर उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटा सकती है। और राष्ट्रपति पद के लिए कितनी आयु आवश्यक है? तो राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है और वह लोकसभा यानी लोकसभा का हाउस ऑफ पीपल का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह भारत का नागरिक हो। अगला प्रश्न देखते हैं कि बोगार्ड्स के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना के अंग हैं। तो वह किसकी परिभाषा है? सामाजिक समूह की परिभाषा, हम की भावना और निश्चित भूभाग, इस सब आते हैं। व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना के अंग हैं कौन कौन से? सामाजिक समूह, निश्चित भावना, हम की भावना, निश्चित भूभाग आदि। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग माना है? तो किसने माना है? रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या माना है? तो रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या माना है कि व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंधों को संरचना का एक भाग। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सामाजिक संरचना निर्यामक है? तो कौन है सामाजिक संरचना का निर्यामक? तो वह है परिस्थिति एवं भूमिका। मतलब इससे पता चलता है कि व्यक्ति का सोशल स्टेटस क्या है। तो किसने दी ये परिभाषा? पार्सन्स ने। पार्सन्स एक समाजशास्त्री हैं के अनुसार सामाजिक संरचना प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं कार्यों, परिस्थिति एवं भूमिका की विशिष्ट क्रमबद्धता से निर्मित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संबंधों की ज्यामिति किससे अभिव्यक्ति होती है? संबंधों की ज्यामिति किससे अभिव्यक्त होती है? तो इसका आंसर क्या है? सामाजिक व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र में संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया? तो किसने किया? तो सामाजिक संगठन का विकास किसने किया? रेमंड फर्थ ने किया सामाजिक संगठन का विकास।
गैसेल सेप्ट वाली सामाजिक व्यवस्था को इंगित कौन करता है? तो कौन करता है? तो गैलेस सॉफ्ट समाज और जेमिनी सॉफ्ट समुदाय को टोनीज ने वर्णन किया है। किसने वर्णन किया है? टोनीज ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोगस शब्द का क्या आशय है? लोगस शब्द का क्या आशय है? शास्त्र या विज्ञान। और लेटिन के सोशियस अर्थात समाज का संयुक्त रूप से समाज का विज्ञान या शास्त्र, लोगस। और लोगस शब्द किस भाषा का शब्द है? तो वह है ग्रीक भाषा का शब्द। लोगस किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज शास्त्र मानवीय अंतर संबंधों का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो किसने कहा है? गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग ने क्या कहा है कि समाज शास्त्र मानवीय अंतर संबंधों का विज्ञान है। परिभाषा किसकी है? तो वह है गिन्सबर्ग, मॉरिस गिन्सबर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज शास्त्र की विषय वस्तु को व्यवस्थित समाज शास्त्र और सामान्य समाज शास्त्र तथा ऐतिहासिक समाज शास्त्र में किसने विभाजित किया है? तो किसने किया विभाजित किया है? मानहीम, कार्ल मानहीम ने तुलनात्मक समाज शास्त्र और सामाजिक गत्यात्मकता को दो भागों में विभाजित किया गया है। किससे? ऐतिहासिक समाज शास्त्र को, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि जेली सॉफ्ट व्यक्त करता है। जेली सॉफ्ट तो पता ही होगा किसने व्यक्त किया है? तो वह किया है टोनीज ने। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गेमेनसेफ्ट एवं गैसेलसेफ्ट में समुदाय को गेमीनसेफ्ट एवं समाज का गैसेलसेफ्ट कहा गया है। तो क्या व्यक्त करता है जैसेलसेफ्ट? तो जैसेलसेफ्ट व्यक्त करता है समीतात्मक समाज। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो श्रम विभाजन है, जो श्रम विभाजन किसने दिया? दुर्खीम ने। श्रम विभाजन किसकी पुस्तक है? दुर्खीम की। तो यह किस समाज में पाया जाता है श्रम विभाजन? तो वह पाया जाता है औद्योगिक समाज, यानी जो औद्योगिक समाज होती है उसमें, उत्तर औद्योगिक समाज में पाया जाता है श्रम विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं कि समाज में के निम्नलिखित सिद्धांतों में से हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत दिया? हर्बर्ट स्पेंसर एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कौन से सिद्धांत दिया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयवी सिद्धांत दिया है। और किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसमें क्या है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विपरीत है सावयवी सिद्धांत। समाज को प्रधानता देता है और व्यक्ति को प्रधानता नहीं देता है। यह सिद्धांत समाज से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व को कोई मान्यता नहीं देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज का विचार धर्म की आत्मा है। समाज का विचार धर्म की आत्मा है, यह किसने कहा है? तो कहा है दुर्खीम ने। समाज का विचार धर्म की आत्मा है, किसने कहा है? दुर्खीम ने। अगला प्रश्न देखते हैं, समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जाता है। यदि प्रश्न ये आए कि समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ऑगस्ट काम्टे। तो ऑगस्ट काम्ट हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी सोशियोलॉजी, और इन्होंने सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की और उनकी विचारधारा को सामाजिक दार्शनिक की संज्ञा भी दी गई। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।